नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और मैं अपने सभी श्रोताओं को, अपने पूरे यूट्यूब परिवार को तहे दिल से शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दोस्तों, भगवान शिव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे और आप लोग सभी तरीके के दुखों से दूर रहें। और दोस्तों, जो मेरे भाई या मेरे बहन मल्टीपल लोन की दलदल में फंसे हुए हैं, जल्दी से जल्दी बाहर आ जाएं और खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकें। दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि 2025 का पहला क्वार्टर, जो कि जनवरी, फरवरी और मार्च होता है, कि वो अब बीतने की कगार पर है। क्योंकि दोस्तों, जनवरी बीत चुका है, फरवरी भी लगभग लास्ट में आ गया है दोस्तों। लेकिन अब ऐसे में हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि अब लोन रिकवरी प्रोसेस कंपनियों का तेज होता चला जा रहा है दोस्तों। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि काफी सारे लोगों को इस क्वार्टर से पहले सेक्शन 25 ऑफ पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट के नोटिस आए होंगे, जिसको हम ईसीएस बाउंस का केस भी कहते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, ईसीएस बाउंस का केस 138 के केस से बिल्कुल भी अलग नहीं है दोस्तों। ये सेम केस है। इसमें आपका यदि ईसीएस बाउंस होता है तो उस बाउंस को लेकर कंपनी आपको नोटिस भेज सकती है। कंपनी आपके खिलाफ पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25(1) के तहत केस भी कर सकती है दोस्तों। लेकिन अब सवाल यह है कि कई ऐसे लोग होंगे, कई ऐसे बोरोवर्स होंगे जो मल्टीपल लोन में फंस चुके होंगे, और दोस्तों कईयों के पास सेक्शन 25 के नोटिस आए होंगे, और दोस्तों कईयों को तो नोटिस आए होंगे और कईयों को तो कोर्ट की तरफ से सम्मन्स भी आ चुके होंगे कि भैया आइए और अपीयर होइए। दोस्तों, मार्च आने वाला है और ये वो महीने हैं कि कंपनियां कोशिश करेंगी कि जल्दी से जल्दी आपके खिलाफ केसेस की तामीली हो, आपको डराया जा सके कानूनी रूप से और आपसे पैसे की वसूली की जा सके दोस्तों। अब दोस्तों, सवाल ये खड़ा होता है कि किसी ने 1.5 लाख का लोन लिया होता है, किसी ने 2 लाख का लिया था, किसी ने कितने का ही लिया होता है दोस्तों। अब उसके दिमाग में ये चीज आएगी कि भैया मैंने इतना लोन लिया है, मेरे ऊपर सेक्शन 25 का केस हो गया है, कि अब क्या होगा। ये सबसे बड़ा सवाल है कि अब क्या होगा, कि सेक्शन 25 का केस हो जाने के बाद क्या मुझे पूरे लोन का भुगतान करना पड़ेगा, या मेरे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होगी, क्या जेल जाना पड़ेगा या बेल करवानी पड़ेगी। आज हम सब इन्हीं सब सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे दोस्तों। सेक्शन 25 के केस को देखते ही लोन डिफॉल्टर्स के लगभग पसीने छूट ही जाते हैं दोस्तों। क्योंकि जब कोर्ट से कोई सम्मन आ जाता है या कोर्ट से कोई नोटिस आ जाता है, यानी कुछ भी आ जाता है, तो सामने वाला एक बार के लिए तो घबरा ही जाता है दोस्तों। उसके समझ में यह नहीं आता कि अब आखिरकार इसमें होगा क्या, क्या किया जाएगा। दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आजकल डिजिटल लैंडिंग का जमाना है और डिजिटल लैंडिंग के जमाने में लोन फटाफट दिए जा रहे हैं और कंपनियों का रिकवरी प्रोसेस भी धड़ाधड़ ही शुरू हो जाता है। कॉल्स रिकवरी प्रोसेस का एक हिस्सा है, लगातार आपको कॉल आती रहेंगी। लेकिन मैं कॉल्स के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो लोग मल्टीपल लोन के दलदल में फंस चुके हैं दोस्तों, उनको कॉल्स नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि ये सारे कॉल्स कंप्यूटर जनरेटेड कॉल्स होते हैं। सिर्फ आपको हरास करने के लिए ये ऐसे कॉल्स किए जाते हैं ताकि आप हरास होइए और
पैसा चुका दीजिए। तो दोस्तों जिसके पास पैसा है नहीं वो आखिरकार पैसा लाएगा कहां से? क्योंकि दोस्तों लोन 100 में से 99% कोई डिफॉल्ट करना ही नहीं चाहता, स्पेशली मध्यम वर्ग का तो आदमी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसको अपने सिविल स्कोर की चिंता रहती है। क्योंकि कई सारे ऐसे काम होते हैं जो मिडिल क्लास का आदमी लोन लेकर पूरे करता है दोस्तों, जैसे घर बनाना हो, महंगी कोई आइटम लेनी हो, या टीवी फ्रिज कुछ भी लेना, ईएमआई के बेसिस पे वो अपनी जरूरतें पूरी कर लेता है दोस्तों। लेकिन कई बार ना चाहते हुए भी लोन डिफॉल्ट हो जाता है। कभी नौकरी चली जाती है किसी की, कभी किसी को बिजनेस में घाटा हो जाता है, कभी किसी के घर में पढ़ाई का इशू आ जाता है, बच्चों की फीस भरने का इशू आ जाता है, मेडिकल इशू भी हो सकते हैं दोस्तों। मतलब कई तरह के इशू ऐसे हैं जिनसे आदमी लगातार दो चार होता रहता है और परिणाम ऐसा होता है कि लोन की किस्तें पीछे छूट जाती हैं और बंदा धीरे धीरे 1 लोन 2 लोन 3 लोन डिफॉल्ट होता चला जाता है दोस्तों। अब दोस्तों डिफॉल्ट हो जाने के बाद फिर उसको तरह तरह की चीजों से परेशानी का सामना करना पड़ता है। फोन कॉल्स, जैसा कि मैंने अभी बता ही दिया थोड़ी देर में, फिर कंपनी के रिकवरी एजेंट्स वो आते हैं, वो दुर्व्यवहार करते हैं, लोग उनका दुर्व्यवहार सहते हैं, और मार्च के महीने में तो और भी ज्यादा हो रहा है दोस्तों। कंपनी के रिकवरी एजेंट्स किसी को एक एक दिन का टाइम नहीं दे रहे हैं। कंपनी के रिकवरी एजेंट ये देख लेते हैं कि सामने वाला बंदा कमजोर है। कई बार बंदे के घर सुबह आ जाते, कहेंगे जी हम शाम को किस्त लेने आएंगे, आप तैयार रखिए। बंदा भैया डर जाता है, इधर से इंतजाम करके दे देता, उधर से करके दे देता, किसी से कर्जा पकड़ लेता है। कई बार तो लोग अपने गहने वगैरह भी बेच देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला हमें करना क्या है? सबसे पहले इन रिकवरी एजेंटों का डर अपने दिमाग से निकाल दीजिए। रिकवरी एजेंट आपका कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ आपको बोल सकते हैं। यदि बोलते हैं तो आप अपने तल्ख तेवर दिखाइए, उनके सामने आंख में आंख डालकर खड़े होइए कि भैया तू है कौन? तेरे पास आईडी कार्ड है, तेरे पास होम विजिट लेटर है, तेरे पास कंपनी का डीआरए लाइसेंस है, तू है कौन और तेरी औकात क्या है जो तू इतनी ऊंची ऊंची यहां पे बोल रहा है? दोस्तों आप भी ऊंचा बोलिए, ऊंचा बोलने के गट्स रखिए, हिम्मत रखिए। आंख में आंख मिला के बात करेंगे, भाग जाएगा वहां से। करिए तो सही। रोते रहेंगे कि मेरे को रिकवरी एजेंट परेशान कर रहा है। अरे आप परेशान हो रहे हैं, आप परेशान करने के लायक हैं तो परेशान आपको किया जा रहा है। आंख में आंख डाल के बात कीजिए ना, देखिए फिर कैसे परेशान करता है। देखिए मैं आपसे कोई ये नहीं कह रहा कि आप गलत काम कीजिए, लेकिन जब कोई बंदा आपकी इज्जत को तार तार करने पे जुट गया है तो क्या आप अपनी इज्जत को यूं ही तार तार होने देंगे? आप उसको कुछ नहीं कहेंगे? अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपका भगवान ही मालिक है। उठिए और रिकवरी एजेंट्स की आंख में आंख डालकर बात कीजिए, तमीज से बात कर। तेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं तीनों? नहीं है तो दफा हो जाए यहां से। और फिर भी नहीं मानता, मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा कर लो, पुलिस को फोन करो, डंडे पड़वाओ उसको पुलिस से। क्योंकि दोस्तों आपको डंडा उठाने की जरूरत नहीं, ये काम कानून का है और पुलिस का है दोस्तों। लेकिन आप अपने अधिकारों का पालन नहीं करते, डर जाते हैं, कोने में दुबक जाते हैं, किसी और को बाहर भेज देते हैं। भैया कह दे कि है नहीं घर पे। अरे आप क्यों नहीं सामना करते? आप अपने घर के सदस्यों को, रिकवरी एजेंटों को फेस क्यों करवाते हैं? रिकवरी एजेंट्स तो इतने कई बार बुरे बुरे शब्दों का प्रयोग कर जाते हैं आपके परिवार के लोगों से, और आप छुप कर बैठकर सुनते रहते हैं क्या? ऐसा नहीं करना है हमें रिकवरी एजेंट्स की आंख में आंख डालकर बात करनी है। नहीं मानता है तो कानून का सहारा लीजिए, कानून अपना काम खुद करेगा और रिकवरी एजेंट की बुद्धि बिल्कुल सीधी कर दी जाएगी। करिए तो सही। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा जरूर करेंगे। खैर ये तो हो गया रिकवरी एजेंट्स की बात। दोस्तों मैं रिकवरी एजेंट्स को थोड़ा सा इसलिए भी लंबा खींच देता हूं ताकि आप लोग रिकवरी एजेंट्स के साथ कैसे डील करना है
ये समझें। मैं थोड़ा सा रिकवरी एजेंट्स के टॉपिक को इसीलिए ही लंबा कर देता हूं। फिर दोस्तों कंपनियां शुरू कर देती हैं आर्बिट्रेशन के नोटिस भेजना, कानूनी नोटिस भेजना, वकीलों के थ्रू नोटिस भेजना। दोस्तों नोटिस भेजना कंपनियों का राइट है, कंपनियां चाहे 1 भेजें या 10 भेजें। आपको क्या करना है, आपको हर नोटिस का जवाब देते रहना। दोस्तों अब बात करते हैं मुद्दे की। नोटिस में सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस है सेक्शन 25 का नोटिस। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपके ऊपर सेक्शन 25 का केस लग जाए तो आखिरकार आप उससे कैसे निपटेंगे। और मार्च का तो महीना आने वाला है और कंपनियां पूरा जोर लगाएगी कि आपको पूरी तरीके से प्रेशराइज कर दिया जाए और आपसे पैसा निकलवा लिया जाए। तो ऐसे में अब आप क्या करेंगे, तो सुनिए। सेक्शन 25 का केस आपके ऊपर यानी कि लोन बोरोवर के ऊपर लगेगा। यह याद रखिए, सेक्शन 25 का केस केवल एक ईएमआई के ऊपर ही लगता है, पूरी लोन अमाउंट पर कभी नहीं लगता। ये हमेशा याद रखिए। और सेक्शन 25 का केस ऐसे होता है कि अगर आप दिल्ली के हैं तो केस आपका बॉम्बे में लगेगा, अगर आप गुड़गांव के हैं तो केस आपका बेंगलोर में लग जाएगा या कोलकाता में लग जाएगा। मतलब हैरान करने के लिए, आपको हैरान परेशान करने के लिए आपके घर से हजारों किलोमीटर दूर पे केसेस लगाए जाते हैं ताकि आप हैरान हो सको और आप कंपनियों को कहो कि लो जी पैसा ले लो। अब दोस्तों मुसीबत क्या है, कहां पे है। अब दोस्तों कुछ यूट्यूबर्स को मैंने ये कहते सुना है कि आपको बेल करवानी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, इस सेक्शन के तहत हमें बेल करवानी पड़ती है, बेल सेम डे हो सकती है, लेकिन तब जब आपके पास जमानतिये का इंतजाम हो तब, वरना ऐसे नहीं कि कोर्ट का सम्मन आ जाए और आप कोर्ट में खड़े हो जाइए कि सर मैं अपीयर हूं। तो कोर्ट आपको सीधा जेल ही भेज देगी यदि आपके पास कोई जमानतियां नहीं है तो। ऑफेंस जरूर अवेलेबल है, लेकिन यदि कोर्ट बेल के ऑर्डर करती है और आपके पास जमानतियां नहीं है, देन यू हैव टू गो टू जेल। अब हमें क्या करना है, सबसे पहली बात, जब भी आपको कोर्ट की तरफ से सम्मन आए कि आपने फला फला तारीख को यहां पे हाजिर होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि सम्मन की पहचान ऐसे करें कि सम्मन के ऊपर, कोर्ट के सम्मन, सेक्शन 25 के सम्मन के ऊपर कोर्ट की बाकायदा सील लगी होनी चाहिए, मोहर लगी होनी चाहिए और बाकायदा ऑनरेबल जज का नाम होना चाहिए। तब आप कोर्ट में अपीयर होंगे। 5-6 पेजों का समनिंग ऑर्डर होगा, वो आपके पास आएगा कि इतनी तारीख को आपने पेश होना है। दोस्तों आप समझ गए ना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं। अच्छा, फिर एक बार नहीं गए आप, 2 बार नहीं गए, फिर कोर्ट आपके अगेंस्ट बेलेबल, फिर नॉन बेलेबल वारंट निकाल देती है। अब दोस्तों के केस आप खत्म कैसे कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये जो केस है वो सिर्फ एक ईएमआई पर ही लगता है। मान लीजिए आप दिल्ली में रह रहे हैं और केस आपका लगा हुआ है कोलकाता में, आपके पास कोर्ट का सम्मन आ गया, तो अब आप क्या करेंगे, आपको बार बार तारीख भुगतने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपने 1 लाख का लोन लिया है और ईएमआई उसकी बनती है 6,000 रुपए, तो कंपनी केवल 6,000 रुपए के ऊपर ही केस लगा सकती है। दोस्तों आपके पास जो सम्मान आता है वो केवल 6,000 रुपए का ही आएगा, एक ईएमआई का ही आएगा। तो आप क्या करिए, आप दिल्ली में रह रहे हैं, आपके खिलाफ सम्मन आया है, बेंगलोर का आया है या जहां कोलकाता, जहां का भी आया है वहां जाइए, पैसा जेब में डालिए, 6,000 रुपए डाल के जाइए, ऑनरेबल कोर्ट से कहिए कि माय लॉर्ड हम समझौता करने के लिए तैयार हैं और हमारे ऊपर जितनी अमाउंट का केस लगा हुआ है मैं वो पैसा ऑनरेबल कोर्ट में डिपॉजिट करवाने के लिए तैयार हूं। दोस्तों एक ईएमआई, मैं फिर से कह रहा हूं, कोर्ट इस बात से कभी इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि
ये केस कंपाउंडेबल है, समझौते करने के योग्य है, चाहे लोअर कोर्ट में हो, चाहे हाई कोर्ट में हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, किसी भी स्टेज पे आप समझौता कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों ऐसे केस में आपको बेल करवाने की भी जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब आप पैसा ही आपने चुका दिया तो फिर आप बेल करवा के क्या करेंगे। कोर्ट कह रही है कि भाई पैसा सारा जो था, जिस पैसे का विवाद था वो पैसा हमारे पास आ गया है, आपके पास आ रहा है, तो कोर्ट आपको जेल क्यों ही भेजेगी। दोस्तों जरा दिमाग से काम लीजिए और इस तरह से आप इस केस को सुलझा सकते हैं दोस्तों। आपकी वकील का खर्चा बचेगा, बेल करवाने का खर्चा बचेगा, कई सारे खर्चों से आप बच जाएंगे यदि आप उस एक ईएमआई को माननीय अदालत में दे देंगे, जमा करवा देंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि जिनके ऊपर इस तरीके के संबंध आए हुए हैं, एक ईएमआई का तो जुगाड़ वो कर ही लेंगे। फिर उससे होगा क्या, आपने जैसे ही पैसा कोर्ट के आगे रखा, कोर्ट कहेगी ठीक है जी, आप समझौता करना चाहते हैं, कोर्ट दूसरी पार्टी के एडवोकेट से भी पूछेगी और केस खत्म कर दिया जाएगा। जब विवादित पैसा ही आप जमा करवा रहे हैं तो फिर कोर्ट फालतू में विवाद क्यों चलाएगी। दोस्तों सेक्शन 25 के केस से निपटने का सबसे आसान तरीका है, एक ईएमआई के ऊपर केस लगता है और उसी ईएमआई को आप जमा करवा दीजिए, सेक्शन 25 का केस खत्म हो जाएगा दोस्तों। और सबसे बड़ी बात मैं फिर से कहता हूं कि दोस्तों प्रायर लीगल नोटिस देना ना भूलें। जब आपका लोन डिफॉल्ट हो रहा है, हो चुका है या होने वाला है, प्रायर लीगल नोटिस जरूर दीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यदि प्रायर लीगल नोटिस आप पहले दे देंगे तो शायद सेक्शन 25 के केस की नौबत ही नहीं आएगी दोस्तों। नोटिसेस आपको आते रहेंगे, नोटिसेस के जवाब देते रहिए, बाकायदा देते रहिए, किसी भी नोटिस को छोड़िए मत। और यकीन मानिए आपके ऊपर सेक्शन 25 का केस कंपनियां जल्दी नहीं करेंगी, फिर तो सीधा सेटलमेंट ही होगा, वो भी आपके टर्म्स पर। लेकिन आपको इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। रिकवरी एजेंट से कैसे डील करना है, कैसे निपटना है, वो मैंने अभी आपको बता ही दिया है। नोटिसेस चाहे आर्बिट्रेशन के हो, सेक्शन 25 के हो, 13(2), 13(4) के हो, चाहे इंटीमेशन नोटिस हो या लोन रिकॉल नोटिस हो, जवाब आपने सबके देने हैं और वकील के थ्रू दीजिए। खुद से वकील मत बनिए, वकील बनेंगे तो कंपनी आपको फिर अच्छा खासा वकील बना देगी, मत बनिए। प्रोफेशनल का काम प्रोफेशनल को ही करने दीजिए दोस्तों। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी सेक्शन 25 के केस के ऊपर आपके लिए काफी लाभकारी सिद्ध हो सकेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन भी करता हूं कि इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ताकि सेक्शन 25 के केसेस में जो लोग फंसे हुए हैं, जिनके दिमाग पर इस बात का प्रेशर है, वो शायद इस वीडियो को देखकर सेक्शन 25 के केस का डर अपने मन से निकाल सके। दोस्तों सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।